नमस्कार, लाइव न्यूज़ में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आप लोगों के साथ तिलकराज शर्मा। आज कुछ देश के अंदर कुछ ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जो चाहे वो सोशल इश्यूज हों या राजनीति से जुड़े कुछ इशू हैं या नागरिकता से जुड़े हुए कुछ इशू हैं। तो आज हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट फरीदाबाद के पल्ला के स्थायी निवासी हैं कमल तंवर जी, जिन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से इस शहर के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार काम करते आ रहे हैं। उनसे आज पहले हम उनका परिचय जानेंगे और उसके बाद फिर जो कुछ बड़े इशू हैं उन पर उनसे चर्चा करेंगे। कमल जी, पहले तो जो आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं और इस काम में आपने क्या समाज को दिया है और क्या देना चाहते हैं, उस पर थोड़ी सी बात आप विस्तार से एक बार हमारे दर्शकों को बता दें। मैं दो संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। जैसा कि आपको पहले पता, तरुण निकेतन पब्लिक स्कूल हमारा अपना एक निजी विद्यालय है, जिसको मैंने स्थापित किया, उसका फाउंडर मेंबर हूँ। परंतु अब बच्चों ने वो संभाल लिया। तो हमारी दो संस्थाएं हैं, एक तो नर्चर फाउंडेशन एनजीओ जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, और दूसरा अभी हमने राजपूत सभा जिला फरीदाबाद, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, तो ये हमने रजिस्टर्ड किया है। तो इसमें वेलफेयर जो हम चाहते हैं कि भाई एक तो कोई भी यहाँ भूखा ना रहे। पीछे कोरोना महामारी में हम लोगों ने, सरकार ने तो किया ही था, पर अपने लेवल पे हमने भी एक जॉइंट वेंचर चलाया था, तरुण निकेतन पब्लिक स्कूल, नर्चर फाउंडेशन एनजीओ और राजपूत सभा जिला फरीदाबाद में। तो जो नीडी पर्सन जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, हमारे वॉलेंटियर वहाँ गए और हमने डीसी साहब से परमिशन लेके उनको ड्राई राशन वितरण किया था। तो दूसरा है पर्यावरण। हम पौधारोपण किया भी हम लोगों ने मिलके। तो जहाँ पौधे ट्री गार्ड के बगैर लग नहीं सकते, तो हमने कुछ अपने संसाधनों से ट्री गार्ड भी बनाए, वहाँ हम लोगों ने उनको पौधारोपित किए हैं। इसके अलावा हम सोशल जस्टिस पे भी काम करते हैं। भाई जैसे करप्शन होता है, बहुत ज़्यादा करप्शन, तो उन विषयों पे हम टाइम टू टाइम हमारी जैसे मीटिंग होती है, तो उन इशूज़ को हम डिस्कस करते हैं, जिस पे समर्थन मिलता है, सहमति बनती है, तो वहाँ मिल के काम करते हैं। अच्छा, एक बड़ा सवाल, आपने कहा कोरोना के समय में आप लोगों ने बड़ी मेहनत की, तो उसमें आप लोगों ने किस तरीके की मेहनत की और किस तरीके का लोगों का सहयोग किया, तो एक बार थोड़ा सा उस पर विचार। पीछे कुछ लोग थे जिनको खाने के राशन की भी बिल्कुल कमी थी, जो भूखे से मरने के कगार पर थे। हालांकि सरकार के प्रबंधन था, परंतु रूट लेवल तक नहीं जा रहे थे। तो हमने अपना एक फ़ोन नंबर दिया था, शायद दैनिक जागरण पत्र में वो छपा था। तो उसके बाद जो हमें टेलीफोनिक संपर्क करता था, भाई मुझे ज़रूरत है, हमारा कार्यकर्ता वहाँ जाता था, उसके कमरे पे जाके देखता था, वास्तव में वो नीडी होता था। तो और जो हमने अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमने आटा, चावल, दाल और नमक, तेल, चीनी वगैरह हमने उनको उपलब्ध कराई थी। अच्छा तंवर साहब, आप समाज सेवा के साथ साथ में देश के कुछ मुद्दों पर भी आप विचार करते हो, और कई बार आपकी जो राजपूत सभा है उसने प्रदर्शन भी किए हैं, उसका विरोध भी किया है। कुछ नीतियाँ, महाराष्ट्र सरकार के जो नीतियाँ हैं, सुशांत राजपूत का जो एक केस है, चाहे वो कंगना रनावत का केस है, तो उसमें आप लोगों ने कुछ विरोध किया था। तो उस पर क्या, किस तरीके से देखते हैं महाराष्ट्र सरकार को, उनके कार्य को? मैं इसमें तो आभारी मीडिया का भी हूँ। जो एक महाराष्ट्र सरकार ने किस वेल प्लान्ड होकर किस तरह से एक मर्डर को आत्महत्या बना दिया था, वो आपके सामने आ जाएगा, बहुत दिन दूर नहीं है। जो ये कॉन्स्पिरेसी के तहत एक सुशांत राजपूत का मर्डर था। उससे पहले भी जाएं तो दिशा सालियान जो इसकी सेक्रेटरी थी, उसका जो 15वें-16वें माले से गिराई गई है, वो कूदी नहीं है। तो ये यूजुअली जो हमारे बॉलीवुड में ये करप्शन है, जो अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल है, वो सब उसी की बदौलत है। मैं ये मानता हूँ कि ये राष्ट्रहित में नहीं है। अच्छा, वहाँ पर जो बॉलीवुड की आप बात करते हो, अंडरवर्ल्ड की बात करते हो, इतना कुछ लोगों के साथ है, अभिनेता अभिनेत्रियों के साथ,
तो क्यों ना एक दिल्ली एनसीआर में भी एक फ़िल्म सिटी पहले से बनी हुई है, या उस फ़िल्म सिटी के अलावा भी क्या आप लोग सरकार से, क्योंकि आप लोग सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हो, सरकार की हर बात को आप गंभीरता से लेते हो और उसको आगे भी बढ़ाते हो पब्लिक तक, तो कैसे क्यों नहीं इस बात को भी आप लोग किस तरीके से रख सकते हो? तो कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, हमने अपनी तरफ से आवाज़ उठाई है, मेल भी किया है, पत्राचार भी हुआ है कि ये फिल्म सिटी को, जो ये फिल्म इंडस्ट्री को एनसीआर में कहीं स्थापित करें, तो शायद ये जो अंडरवर्ल्ड का जो बहुत ज़्यादा पैसा है उसी का कंट्रोल है और उसी के द्वारा ये मर्डर संचालित है, मैं तो ये मानता हूँ। तो ये मिसहैपनिंग्स नहीं होंगी और जो हमारे यहाँ प्रतिभाएं हैं, जो अच्छे उभरते कलाकार हैं, उनको किस तरह से शोषित किया जाता है, तो वो शायद घटनाएं नहीं घटेंगी यदि यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो हमने मांग की है अपने स्तर पर। अच्छा, मेरा अब देश के अलावा फरीदाबाद में जो व्यवस्था चल रही है कोरोना के बाद में, आप एजुकेशन से भी जुड़े हैं, बड़े लंबे टाइम तक जुड़े रहे हैं, तो स्कूलों में कुछ अव्यवस्था सी फैल चुकी है और बच्चे और अभिभावक एक तरफ हैं और एक तरफ स्कूल संचालक हैं, और तीसरा जो माध्यम है हमारे प्रशासन और हमारी सरकार, तो बड़े टकराव की सी स्थिति फीस को लेकर पैदा हो गई है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पीछे मैंने तो आज जैसे मेरा बड़ा बेटा संचालित करता, तो मैंने तो उससे भी कहा था कि इस क्रॉनिक पीरियड में जो इस आपात स्थिति आई है कोरोना की वजह से, मैं कम से कम एम्प्लॉइज़ को पूरी सैलरी दो। उनको बहुत ज़्यादा, जैसा कि आपको पता, प्राइवेट स्कूल्स बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं देते हैं, तो मैं कहा कम से कम इनका जीवन यापन हो। मैंने अपने पेरेंट्स को भी, अभिभावकों को भी लिखा था कि यदि किसी को ज़रूरत है, फ़ीस तो दूर की बात है, हम राशन भी दे देंगे, पर जो दे सकते हैं, जो डिजर्व करते हैं, जो इस कैपेसिटी में हैं, मतलब वो ज़रूर दें, क्योंकि इसको मिल बांट के हमने सोचा था कि भाई ये एक प्राकृतिक आपदा है कोरोना। तो मैं कहा ये महामारी आई है, इससे सभी लोग प्रभावित हैं, सभी वर्ग प्रभावित हैं, तो इसको मिलजुल के ही हम सामना करेंगे। जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हर एक अपने दो पड़ोसियों का ख्याल कर लेगा, तो हम इस प्राकृतिक आपदा को झेल लेंगे। तो उसी नीति पे चलते हुए हमने उसी तालमेल बना के तीनों का जॉइंट वेंचर करके हमने लोगों को उस तरह का संदेश दिया था। और स्कूल की बात है तो आजकल मैं तो दोनों को मानता हूँ, इसमें स्कूल भी है, पेरेंट्स भी है। जो कुछ चालाक पेरेंट्स हैं वो उसका जो हमारा 34 में वो 134 में वो लेते हैं जो बेनिफिट, वो चालाक लोग एक्चुअल नीडी तक वो पहुंच नहीं पाते और वो चालाक लोग उसका फ़ायदा उठा ले जाते हैं। और स्कूल वाले इतने कॉमर्शियल हो रही हैं कि ये सारी जो कहाँ तो ये वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस थे। जब हमने खोला था ये स्कूल तो एक मॉडल स्कूल के तौर पर खोला था। तो मैं ये देखता हूँ हम जो शहर के नामी ग्रामी स्कूल हैं वो हमसे 4 गुना 6 गुना 10 गुना फीस लेते हैं और वो एक एकेडमिक ईयर के लिए भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं किस तरह से। तो ये मैं नहीं मानता हूँ, मैं तो इस बात से स्कूल वालों के साथ नहीं हूँ, ये विचार मेरे अलग हैं। इस मामले में मैं यही कहूँगा कि हमें कम से कम सहयोग करना चाहिए। अच्छा तंवर जी, फरीदाबाद के अंदर बड़े लंबे अरसे से आपकी जन्मस्थली है पल्ला, तो यहाँ फरीदाबाद के अंदर इतने सालों से आप रह रहे हो, तो फरीदाबाद की राजनीति को किस तरीके से देखते हो और फरीदाबाद सरकार के जो, हरियाणा सरकार के जो काम हैं उनको किस तरीके से कहना चाहिए? नहीं, मैंने जो अब ज़्यादा इंटरफेयर किया है, पहले तो पिताजी थे हमारे सामाजिक विकास को और सामाजिक दायित्व को वो देखते थे, परंतु पिछले 5-6 सालों से तो सक्रियता से मैं भी जुड़ा हूँ। स्कूल से जब मैं फ्री हुआ हूँ तो मैंने देखा कि सरकार की नीतियाँ बहुत अच्छी हैं, फंड्स भी अच्छे आते हैं, परंतु उसका जो वितरण है या इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी भी उतना अच्छा नहीं है। यानी सरकार करप्शन पे अभी लगाम नहीं लगा पाई है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन के अलावा यहाँ के, मैं तो कहूँगा नागरिकों की भी ये प्रवृत्ति बन गई है कि हम या तो राजनीतिक संरक्षण के बिना हमने करप्शन से समझौता कर लिया। तो
ये हमारे नेताओं की वजह से है या तो नेतृत्व की वजह से है कि सरकार की नीतियों का उतना लाभ आम नागरिक को नहीं मिल पा रहा है जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, आपने एक बात अभी चर्चा में कहा था कि गुड़गांव जब जिला था तो आपका जो पैतृक गांव है जहां हम बैठे हुए हैं पल्ला, तो इसका जो आदर्श गांव के नाम से विकसित था और इसका विकास हुआ था, तो आज इस आदर्श गांव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अभी मैं पीछे जानकारी में आया था कि नगर निगम का विस्तार किया जा रहा है। 26 गांवों को और अधिकृत किया है, सूचना की है सरकार ने इस तरह से नगर निगम में लाने के लिए। और मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा अभिशाप होगा यदि नगर निगम का दायरा बढ़ाया जाए। मैं तो अपने गांव का ही कहता हूँ। जब ये पल्ला गांव था, मैं छोटा था, तो फरीदाबाद कम्प्लेक्स बोलते थे उस टाइम जब ये आया। मेरे पिताजी इसके एक्स सरपंच थे जब नगर कम्प्लेक्स प्रशासन में आया, तो तब मैंने ये देखा था इसका विकास। इसमें तीनों कम्युनिटीज़ की अलग अलग चौपाल थी, पक्के रोड थे, पक्की नालियाँ थी, स्ट्रीट लाइट थी, सिलाई सेंटर था, यहाँ लाइब्रेरी होती थी और दोनों हॉस्पिटल, वेटरिनरी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल थी। परंतु जब से नगर निगम आया तो हमारा ना तो सिलाई सेंटर रहा, ना हमारी लाइब्रेरी रही और गांव एक तरीक़ा से नर्क बन गया। जो हमारे यहाँ पार्क की ज़मीन थी हॉस्पिटल के साथ, उसको सीवर बूस्टर का वो स्टेशन बना दिया गया पार्क की जगह को, जो कि आबादी के बीच में वैसे ही नहीं बनना चाहिए था। मैंने तो विरोध भी किया था, परंतु एक गंदी राजनीति की वजह से वो वहाँ बना है। ये थे आज हमारे साथ कमल सिंह तंवर जी, जिन्होंने अपनी सामाजिक जो गतिविधियां हैं, जो उन्होंने इस समाज के लिए जो किया है, उनके बारे में बड़े विस्तार से बताया। और कहीं ना कहीं जो सरकार की जो नीतियां हैं उनको लेकर इनकी संस्था काफ़ी गंभीर रही है और नीतियों को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का काम करते आ रहे हैं। लेकिन कहीं जो विराम जो लग रहा है उन नीतियों को रुकने का, तो कहीं इन्होंने उस भ्रष्टाचार को दोषी माना है, उस प्रशासन के जो अधिकारी हैं जो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा रहे और जिनके नेतृत्व में जो भ्रष्टाचार पनप रहा है उनको भी उसमें दोषी करार दिया है। कहीं ना कहीं जो सरकार की नीतियों को आगे नहीं बढ़ने दे रही। इतना ही नहीं, यहाँ तक इन्होंने अपने गांव का भी एक भ्रष्टाचार का उदाहरण दिया है कि पल्ला गांव एक आदर्श गांव होता था और आज उस गांव की जो स्थिति है वो उन्होंने खुद आप लोगों ने सुना है। अगले कार्यक्रम में फिर किसी बड़े शख्सियत और जो समाज सुधारक है उनसे हम जल्दी ही आप लोगों को रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।